जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी सेक्शन पर। स्टार्ट करते हैं 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स की क्लास। लास्ट क्लास में अपने सरल लोलक सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ा था। थ्योरी अपन ने सारी पढ़ ली थी, ठीक है। मैंने कहा था कि अगली क्लास अपने न्यूमेरिकल की होगी, तो आज अपन करेंगे सारे के सारे न्यूमेरिकल। और इस क्लास को मिस मत करना, एक से एक न्यूमेरिकल होंगे बढ़िया वाले, ठीक है। मजा आ जाएगा आपको, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। समझ में नहीं आएगा तो फिर वैसे ही बोर तो लगेगा आपको, ठीक है। लेकिन खैर, जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से समझ में आना चाहिए आपको। क्लियर? चलिए, सवाल नंबर फर्स्ट कहता है सरल लोलक का पृथ्वी यानी कि अर्थ, सभी को मालूम है इंग्लिश मीडियम वाले। सरल लोलक सिंपल पेंडुलम, उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है? टी नॉट है। जो जमीन पर, जो अर्थ पे कितना है? टी नॉट है। अगर इसी सरल लोलक को, मतलब कोई दूसरा सरल लोलक नहीं, कोई सरल लोलक मैंने यहाँ पे तैयार किया, बनाया, उसका आवर्तकाल यहाँ पे टी नॉट है। उसी सरल लोलक को मैं यदि चांद पे लेके जाऊं, ठीक है, मून पे लेके जाऊं, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो देखो, सिंपल सी बात है भाई। मून ना, तो मून पे अपने को निकालना है इसका आवर्तकाल। तो एक बात ध्यान रखना, जो चांद पे एक्चुअली जो गुरुत्वीय जो त्वरण होता है वो एक्चुअली जी डैश उसको बोलो, तो वो होता है g/6। जो जमीन पे g होता है उसका 1/6। वो क्या होता है? जी डैश कितना होता है? g/6 होता है। समझ गए? तो जो मून पे जो यदि आप निकालोगे t, अगर m लिख दो मून पे, जो आवर्तकाल वो क्या होगा? 2 l। अब जी डैश, क्यों भाई? लंबाई तो चेंज नहीं हो रही, वो का वो आप सरल लोलक ऊपर लेके जा रहे हो, ठीक है। लेंथ तो वो की वो है, 2 भी वो का वो रहेगा। सिर्फ एक चीज चेंज हो रही, क्या हो रही है? जी डैश। भाई देखो, हमेशा ध्यान रखना, अपन जो आज सारे सवाल सॉल्व करेंगे ना, सारे सवाल, उनमें इन दोनों में से कोई ना कोई एक चेंज होगा, या फिर दोनों चेंज होंगे बस। तीसरा कोई चेंज हो रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर थर्ड टर्म कुछ भी चेंज हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस पे? आवर्तकाल पे। बाकी चीजें बोल सकता है, आवर्तकाल पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बात क्लियर? दूसरा, आपने देखा जैसे कि ये बड़ी सरल लोलक हो या स्प्रिंग हो, अपन खींच के छोड़ते हैं। अपन कितना खींच के छोड़ते हैं? 5 सेंटीमीटर खींच के छोड़ा, 10 सेंटीमीटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आवर्तकाल आयाम पर निर्भर नहीं करता है। आवर्तकाल क्या होता है? आयाम पर निर्भर नहीं करता। समझ गए? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में कभी भी जो टाइम पीरियड है, आवर्तकाल टाइम पीरियड, वो आयाम पर निर्भर नहीं करता, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता। बात समझ गए? चलिए, तो जी डैश कितना है? g/6। तो यहां से देखो, इसको मैं रख दूं यहाँ पे, इसको मैं रखूंगा यहाँ पे 2 g/6 l g 6 ले जाइए, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं? इसको √6 बाहर ले सकता हूं। √6 में यहां से बाहर ले लिया, ठीक। तो यहां से देखो, फिर पीछे क्या रहा? 2π√l/g, और 2π√l का t नॉट, तो √6 t नॉट। कितना आएगा? √6 t नॉट। एग्जाम में आ जाएगा, पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। ऐसा सवाल बहुत आते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं। ये भी, ये सवाल बहुत फेवरेट सवाल है, ये भी, ये चांद वाला। और ये तो मैं तो कहता हूँ आंसर याद कर लो, रट लो। बहुत बार इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं कि भाई कोई चांद पे उसका टी नॉट है, चांद पे आपको टी नॉट दिया हुआ है, तो आपको जमीन पे निकालना होता है, ठीक है। तो आपको बताओ जमीन पे कितना होगा। तो उल्टा भी आप खुद सॉल्व करना, ठीक है, क्या आंसर आता है। तो सवाल को कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए, अब देखो नेक्स्ट है, यदि सरल लोलक की लंबाई 4000 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है? 4000 सेंटीमीटर, जी कितना है? g10 दिया हुआ है। एक्चुअली आपको यदि जी का मान दिया हुआ नहीं है तो जी का मान मानना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन चूंकि इसने दिया है तो मान लेते, भाई उसकी इच्छा, जो देगा वो मानना अपने को, ठीक है। वो कह रहा है कि जी 100 मानो, तो आपको लेना है, ठीक है। 100 नहीं बोलेगा, बता रहा हूं मतलब। तो अपने मन से कभी 10 मत लेना, ठीक है। हमेशा 9.8 लेके ही चलना। अगर क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि जी की वैल्यू इतनी लो, तो जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो, ठीक।
तो सरल लोग का आवर्तकाल ज्ञात करो टी, तो आपको पता है टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी, 2 पाई रूट ऑफ एल कितना है 4000, नहीं बेवकूफी मत करना ऐसी, 4000 सेंटीमीटर है। मैंने क्या कहा था, यहाँ जो भी रखोगे किसमें रखोगे, मीटर में, लेंथ किसमें आएगी, मीटर में आएगी, समय सेकंड में, और जो द्रव्यमान है वो किसमें आएगा, किलोग्राम में। तो 4000 सेंटीमीटर यानी कि 40 मीटर भाई, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 4000 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर। बात क्लियर। और जी 10, यहां से ये डिवाइड करोगे तो 4 4 का रूट में 2, 4 पाई आ जाएगा, 4 पाई। और टाइम पीरियड पूछ रहा है तो क्या आएगा, यूनिट सेकेंड, 4 पाई सेकेंड। बात क्लियर, समझ गए, ठीक है। अगर चलो अब इस ऊपर वाले सवाल को थोड़ा सा मैं आपके लिए थोड़ा सा घुमाते हैं कि मतलब इस चीज को ऐसे अगर घुमा के पूछ लिया होता, ये अगर ऐसे घुमा के पूछ लिया होता कि आपको यहां पे लिख देता हूं मैं चंद्रमा, चंद्रमा चांद, मून पर आवर्तकाल कितना है टी नॉट, तो आपको निकालना क्या है पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर आवर्तकाल क्या होगा। तो यानी कि इसने दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है टी नॉट इक्वल टू 2 पाई एल, ठीक है, एल, और यहां पे एक्चुअली जो जी है वो कितना है, मान लिया इसको वैल्यू क्या है जी डेस, मान लिया कितनी वैल्यू है जी डेस, और आपको पता है जी डेस क्या मून पे होता है, चांद पे वो g/6, g/6, ठीक। अब यदि यही आपसे पूछे कि जमीन पे क्या होगा टी अर्थ, तो 2 पाई एल जी, ठीक है, अपने को पता है 2 पाई एल और जी। अब एक्चुअली जो जी है वो क्या होगा, जी डैश का 6 गुना, ठीक, जी डैश का 6 गुना होगा 6 जी, ठीक, 6 जी डैश, सॉरी 6 जी डैश, तो यहां से 1/√6 ये आ जाएगा, 1/√6 ये आ जाएगा, फिर 2 पाई रूट ऑफ एल जी डैश, और 2 पाई रूट ऑफ जी डैश को क्या ले लो, टी नॉट ले लो, तो क्या हो जाएगा टी नॉट बाई रूट ऑफ 6, टी नॉट बाई रूट ऑफ 6, ये हो गया। ऐसे चीजों को ऐसे सॉल्व करना आपको, बात क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे, मतलब कोई भी कैसे भी घुमा के देते, लेकिन मोस्टली सवाल ऐसे ही पूछते हैं कि भाई जमीन पे इतना तो चांद पे बताओ, ठीक है, लेकिन चीज क्या चेंज हो रही है, बस लेंथ सेम रहेगी, ये संबंध ये रहता है, चांद पे है अगर जी डैश है तो वो g/6 होता है, जमीन का जो अर्थ है उसका g/6 होता है। बात क्लियर। चलिए अब देखिए कुछ सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है ये सारे, ठीक, और एग्जाम में इनमें से कोई भी पूछा हो सकता है। एक सवाल तो मैंने लास्ट ईयर भी बताया था, ठीक, और वो एग्जाम में पूछ लिया गया था, यदि झूला झूलते हुए लड़की अचानक खड़ी हो जाए तो, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और सीखने वाला सवाल है कॉन्सेप्ट कि भाई आवर्तकाल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आवर्तकाल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा टाइम पीरियड पर। 4 कंडीशन दी हुई है, 4 केस दिए हुए हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ठीक। एक एक चीज को अपन पढ़ते हैं, लेकिन उसको इन सभी को पढ़ेंगे उससे पहले एक बात ध्यान रखना, ये जो सारे सवाल करेंगे ना उनमें अपने को बता कि आवर्तकाल के तो टी इक्वल टू 2 पाई टाइम पीरियड रूट ऑफ एल बाई जी। अगर अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिससे या तो जिसकी लेंथ में चेंज हो रहा है, लेंथ यानी कि इफेक्टिव लेंथ, कहां से कहां तक, जहां पे ये डोरी बंधी हुई है वहां से लगाकर उसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, इस लेंथ में कुछ चेंज हो, ठीक है, उस लेंथ में कुछ चेंज हो तो आपका टाइम पीरियड बदलेगा, या फिर जी गुरुत्वीय त्वरण उसमें कुछ चेंज हो तो आपका गुरुत्वीय त्वरण बोला तो मतलब ये इसको भी आप इफेक्टिव गुरुत्वीय त्वरण मान सकते हो, बताऊंगा आगे कैसे, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी भी एक में दोनों में चेंज हो तो मामला गड़बड़ होगा, बाकी कोई भी बदलो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं।
ये कह रहा है यदि झूला झूल रही लड़की के पास एक लड़का आकर बैठ जाए, झूला झूल रही लड़की के पास एक लड़का आकर बैठ जाए, एक लड़की है वो क्या कर रही है, झूला झूल रही है, ठीक है। मान लो भाई झूला है ये, ठीक है, यहाँ पे बैठी है कौन, झूले पे कुछ भी ऐसा कुछ मान लो, चलो ठीक है, यहाँ पे बैठी है कौन, एक लड़की, ठीक है, और उसी झूले पे कौन आके बैठ जाए, लड़का भी आके बैठ जाए, ठीक है। तो अब बताइए कि क्या होगा यदि झूला झूल रही लड़की के पास एक लड़का आकर बैठ जाए, तो आवर्तकाल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आवर्तकाल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब देखो, ठीक है, झूला झूल रही लड़की के पास, और एक बात और, थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना कि ये समान वेट का, ये जो लड़का है वो समान वेट, समान वेट का, समान दरिमान, ठीक है। समान दरिमान का मतलब ये है कि फिर उसके बाद ऐसा नहीं हो कि फिर ये लड़का कुछ ऐसा हो जाए कि मतलब मुंह से भारी हो जाए और मतलब पैर से पतला हो जाए, मतलब मास वितरण है वो सेम होना चाहिए, इसका भी, ठीक है। तो साफ बात है, अगर लड़का आगे बैठेगा तो सेंटर ऑफ मास में कुछ चेंज नहीं होगा भाई, सेंटर ऑफ मास का, जैसे कि सेंटर ऑफ मास पहले मान लो ये लड़की यहाँ थी तो यहाँ था सेंटर ऑफ मास, सॉरी यहाँ था, इस पे था, इस पे, ठीक है, इस लड़की के ऊपर जैसे आया लड़का तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में आ जाएगा, लेकिन ये लेंथ तो सेम ही रहेगी, सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ गया, ऐसे वैल्यू हुआ है, ये लेंथ तो सेम ही रहेगी, ये लेंथ तो सेम ही रहेगी, यानी कि इस एल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, एल में लंबाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जी में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, चेंज किस में हो रहा है, मास में हो रहा है, द्रव्यमान में। और अगर द्रव्यमान बदलता है तो आवर्तकाल पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो आवर्तकाल क्या रहेगा, टाइम पीरियड नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। बाकी अगर लड़की के पास लड़का आके बैठेगा तो ऑब्वियसली बहुत सारे बदलाव होंगे, लेकिन अपने टाइम पीरियड में बदलाव नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो नो चेंज, टाइम पीरियड में कोई चेंज आपके नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर अपन बारीक से देखें तो मैंने बताया दिया अभी, मान लिया सेंटर ऑफ मास लड़की का ये है, ठीक है, तो लड़का आके बैठेगा, सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा, बीच में आ जाएगा, ठीक, बात क्लियर। बाकी ये जो इफेक्टिव लेंथ है, अब ये मत कहना कि सर ये लेंथ थोड़ी डाइवर्ट हो जाएगी, समझाने के लिए बता रहा हूं भाई कि भाई ये दोनों पास बैठे हैं बिल्कुल, ठीक, हाँ बिल्कुल, इसमें मतलब ऐसे नहीं कि सर ऐसा हो गया, तो बस सिंपल सी बात समझ में आई क्या, कि भाई कोई भी लड़का आके बैठेगा तो चेंज किस में होगा, मास में चेंज होगा, और मास में जो द्रव्यमान में चेंज होने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि T इक्वल 2π√LG, बात क्लियर। तो इसमें क्या होगा, नो चेंज, इसमें क्या होगा, टाइम पीरियड नो चेंज, लिख देना टाइम पीरियड पे नो चेंज, ठीक। अब देखिए ये सवाल मस्त है, यदि झूला झूलती लड़की अचानक खड़ी हो जाए, लड़की क्या कर रही है, झूला झूल रही है, लड़की क्या कर रही है, झूला झूल रही है, ये लड़की यहां बैठी है, बैठी है, ठीक। तो मैंने माना कि बैठी है तो कहीं सेंटर ऑफ मास इसका, ये लेंथ सेंटर ऑफ मास कहीं यहां होगा और ये हो जाएगी लेंथ। अब ये लड़की क्या हो जाती है, अचानक हो जाती है, खड़ी हो जाती है, अचानक खड़ी हो जाती है। जैसे ही लड़की अचानक खड़ी होगी तो एक्चुअली में ये इस वाली कंडीशन बन जाएगी, ये वाली कंडीशन। तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई, लड़की एकदम से खड़ी होगी, एक तो बैठी थी, ये क्या होगी, खड़ी होगी, तो जो सेंटर ऑफ मास था इसका, जो पूरा जो बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास था पहले नीचे था, वो कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये देखो लेंथ है जो आपकी इफेक्टिव लेंथ है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, इफेक्टिव लेंथ घट जाएगी। लंबाई लिख लेना आप, सारे साइड में लिख देना, ठीक है, प्रभावी लंबाई घट जाएगी, ठीक है। और आपको पता है T इक्वल टू 2π√LG। अब यहां से इफेक्टिव लेंथ घट गई, L की वैल्यू घट गई, तो T क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, T क्या हो जाएगा, सॉरी L की लंबाई घट गई तो T भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, T भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। हाँ सामने तो है, T समानुपात में √L है, ठीक है, तो यानी कि
एल बढ़ेगा तो टीबी बढ़ेगा, एल घटेगा तो टीबी घटेगा। ठीक है, तो यहां पर जो इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ एल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, घट रही है, तो क्या होगा, टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, टाइम पीरियड भी घट जाएगा। और आप खुद घर पे वो कर लेना एक्सपेरिमेंट। अभी तो पता नहीं किसके घर पे झूले लगे हुए हैं ऐसे, हमें तो गांव में बहुत झूले हैं भाई साहब, पता नहीं किसी खिचड़ी के बांध के, नीम के पेड़ के बांध के, पता नहीं कहाँ कहाँ, मतलब झूला लगा ही रहता था। ठीक है, झूला ही था। आजकल तो फोन वोन पता नहीं क्या क्या हो गया, चीजें मतलब बहुत बहुत सारे ऑप्शन हो गए ना, मतलब टाइम पास के बहुत सारे ऑप्शन थे, पहले कोई ऑप्शन नहीं था। यही झूला, रिंग पीछिया, फिर वो हमारे बाड़ी में हाथी रमो बोले तो, मतलब ऐसे हाथ लगाना, इसको पकड़ लिया, छुपा छुपी वाला गेम, हाँ वो संतुलिया वाला गेम, वो वाला, और कौन कौन सा, हाँ गोटी वाला वो गेम, वो तो फिर भी बाद में आया था। ठीक है, थोड़े बड़े हो गए उसके बाद। फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारे चोर पुलिस टाइप, मतलब ऐसे छुपते थे, मतलब ठीक है, गांव में सुनसान कहीं कुछ पड़ा उसके पीछे छुप गए। ठीक है, बहुत सारे गेम। ठीक, अब कुछ नाम तो ऐसे है कि मतलब मैं उस सिरोही वाली मारवाड़ी में बोलूंगा तो आपको सर है, आप लोगों को जैसे जो जो जैसे जयपुर साइड, उस साइड के बच्चे जो देख रहे हैं ना वीडियो, उनको लगेगा कि यार ये क्या सिरोही की मारवाड़ी है ना, बहुत ही अजीब है। ठीक है, वर्ड मतलब ऐसे है कि मतलब डिफरेंट है। ठीक है, हाँ, क्योंकि इसमें फिर गुजराती का थोड़ा बहुत मिक्सअप आ जाता है, इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, और फिर हमारी कुछ रिश्तेदारी वगैरह भी होती है उस साइड, गुजरात साइड में, तो चीजें मतलब इफेक्ट रहता है। खैर, वो टाइम था अलग, ये टाइम अलग है। अब देखो, अब आपको क्या करना है एक्सपेरिमेंट अगर हो ना, तो जैसे कि झूला है ना, ऐसे होता है भाई गांव में, मतलब ये होता है, मतलब ठीक है, डोरी दो होती है। ठीक है, तो इसमें यहाँ बैठते हो ना, एक बार बैठे बैठे एक दिन से ऐसे हो जाना, खड़े हो जाना, तो देखना ऐसे ऐसे होगा, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, वो लेंथ जो इधर उधर इतना उतना जा रहा था वो नहीं हो गए, बिल्कुल ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि क्या हो रहा है, ये आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, चलिए, तो दूसरा पॉइंट समझ में आ गया कि पहले में तो कोई चेंज नहीं, मास चेंज हो रहा है, दूसरे में चेंज क्या हो रहा है, ये जो लड़की अचानक खड़ी हो जाए तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इफेक्टिव लेंथ डिक्रीज हो रही है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, ठीक है, यदि इफेक्टिव लेंथ डिक्रीज हो रही है तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या समानुपाती है। बात क्लियर? चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट। सरल लोलक में ठोस गोले की जगह समान द्रव्यमान का खोखला गोला ले। अब भाई सरल लोलक है, इसमें कोई ठोस गोला है, ठोस गोला। अब ये गोला कितना भी बड़ा हो, अपने को उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्योंकि आप उसका मतलब मैटर भी नहीं करता। मैंने माना ये लंबाई कितनी है, आर एल, ये लंबाई एल है, और इसकी जो गोले की रेडियस कितनी आर है, तो अपनी जो इफेक्टिव लेंथ होगी, इफेक्टिव लेंथ वो कितनी हो जाएगी, एल प्लस आर। ठीक है, अब ये गोला कौन सा ठोस है, अगर मैं इसकी जगह खोखला लाके रख दूं, अब देखो ठोस गोला है, सेम मास तो सेंटर ऑफ मास तो कहां रहेगा, वही रहेगा। ठीक है, यदि मैंने कुछ खोखला गोला ले लिया, ठीक है, खोखला गोला ले लिया, तो भी क्या होगा, सेंटर ऑफ मास तो वही रहेगा। गोला ठोस हो या खोखला हो, सेंटर ऑफ मास तो बीच में रहता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास तो इसका भी वही रहेगा, आर एल। तो इस केस में भी क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ एल प्लस आर ही होगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास में चेंज नहीं हो रहा ना भाई, सेंटर ऑफ मास की स्थिति में चेंज नहीं हो रहा। ये गोला कैसा ठोस है, सॉलिड, ये कैसा खोखला, होलो। ठीक है, लेकिन बात क्या है कि ना तो जी बदल रहा है यहाँ पे, ना ही इसकी इफेक्टिव लेंथ है, मतलब यहाँ भी एल प्लस आर थी, यहाँ भी एल प्लस आर है, बस उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए नो चेंज। इसमें टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, टाइम पीरियड घट जाएगा, इसमें टाइम पीरियड नो चेंज। ठीक, टाइम पीरियड नो चेंज। बात क्लियर? हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर 4, सरल लोलक से लटके पानी से भरे गोले के नीचे एक छेद कर दिया जाए तो। अब है क्या एक्चुअली में,
ये सरल लोलक है, ये कोई गोला है, ये समझ लो। ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ये पूरा क्या है, पानी से भरा हुआ है, ठीक। अब इसके क्या कर दिया, छेद कर दिया, इससे पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ड्रॉप ड्रॉप। तो होगा क्या, कंडीशन क्या होगी, आपको वही देखना है, इफेक्टिव लेंथ या जी में से कोई भी एक बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, बस। तो अब देखो, मैंने माना कि पानी निकल रहा है, मैंने माना इतना पानी निकल गया, अब कंडीशन ये होगी, पानी निकलते निकलते कंडीशन ये होगी, इतना पानी रह गया। तो चेंज क्या हुआ, तो देखो पहले पूरा पानी था, पूरा गोले में पानी समान रूप से फैला हुआ था, तो तब माना सेंटर ऑफ मास कहां होगा, बीच में होगा, ठीक है भाई। सेंटर ऑफ मास कहां होगा, बीच में, इस सारे का। ये लेंथ पूरी जो भी है, ये मान लिया चलो एल, पूरी लेंथ एल, यहाँ पे एल प्लस आर मान लो, जो भी आपकी इच्छा है ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही ये पानी नीचे आएगा, तो अब सेंटर ऑफ मास कहां आएगा भाई, पूरा जो गोले का वेट तो है ये, चलो इसके कारण तो अगर सिर्फ गोले के कारण देखे तो सेंटर ऑफ मास यहां रहेगा, लेकिन चूंकि पानी का वेट भी है, तो उन सबको मिक्स में देखेंगे साथ में, तो सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा, नीचे खिसक जाएगा, क्योंकि पानी नीचे ज्यादा है, ऊपर तो है नहीं पानी, ऊपर वाला भाग तो क्या है, खोखला है, बाहर नीचे ज्यादा है, जो द्रव्यमान नीचे ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा, नीचे शिफ्ट होगा। तो सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट होगा, तो देखो ये लेंथ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, यानी कि जो लेंथ में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि इफेक्टिव लेंथ बढ़ जाएगी, तो आपको पता है ये क्या होता है, रूट ऑफ एल के समानुपाती होता है, तो ये बढ़ेगा तो क्या होगा, टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात क्लियर, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। सरल लोलक से लटके पानी से भरे गोले के नीचे एक छेद कर दिया जाए, तो क्या होगा, जैसे जैसे पानी बाहर निकलेगा, जैसे जैसे पानी बाहर निकलेगा, ठीक है, जैसे जैसे पानी बाहर निकलेगा, वैसे वैसे द्रव्यमान के अंदर नीचे शिफ्ट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, ठीक है। तो द्रव्यमान के अंदर नीचे शिफ्ट होगा, तो साफ बात है, लेंथ क्या हो जाएगी, इफेक्टिव लेंथ बढ़ जाएगी, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ता रहेगा। लेकिन 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 एक कंडीशन, जैसे ही सारा पानी निकल जाएगा, जैसे ही सारा पानी निकल जाएगा, और सिर्फ ये रहेगा गोला, खोखला, खाली, एम्प्टी, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास फिर से कहां हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहां शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई सेंटर ऑफ मास यहां जाएगा, फिर एकदम से खाली हो जाएगा ना, तो सेंटर ऑफ मास एकदम से यहां बीच में आ जाएगा फिर से, ठीक है। इस एक स्थिति के बाद वो सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा, बीच में आ जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा, तो सेम टू सेम वही लेंथ रहेगी, समझ गए। तो फिर से वो का वो टाइम पीरियड हो जाएगा जो पहले था। बात क्लियर ना, ठीक है। क्योंकि भाई जब जब यहां देखो, यहां द्रव्यमान वितरण समान है, सेंटर ऑफ मास यहां पे था, फिर पानी यहां नीचे जाता है, तो सेंटर ऑफ मास नीचे गया, लेकिन जैसे ही ये खाली हो गया, तो सेंटर ऑफ मास फिर से बीच में आ जाएगा, क्योंकि और कहीं मास नहीं है, इस गोले के कारण ही होगा सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास बीच में आ जाएगा, समझ गए। तो इन सारे केसेस को आपको देखना, सवाल को कैसे भी घुमा के पूछ सकता है एग्जामिनर, सवाल को कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, समझ गए ना। और मैं तो भाई चाहता ही हूं कि फिजिक्स में पेपर ही ऐसा बने कि मतलब आपसे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं पूछी जाए। मतलब अधीश बोर्ड क्या करता है, मतलब जैसे 2016 का पेपर देख लो, उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी, मतलब बहुत थोड़ी टप टप कैलकुलेशन थी, ठीक है। आपको कैलकुलेशन नहीं करवानी है, आपसे ऐसे लॉजिक वाले सवाल पूछे जाए कि मतलब ऐसा हो तो ऐसा क्या हो, तब वही बच्चा कर पाएगा जिसने फिजिक्स को समझाए, फिजिक्स को समझाए। और टेल में फिजिक्स ऐसी ही आनी चाहिए, और फिजिक्स वही तो होती है जब आप लॉजिक समझ पाओ, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकालना, तो फिर वो एक सिंपल सी बात होगी, जिसको मैथ्स आता है, जिसको कैलकुलेशन करना आता है, वो निकाल देगा, जो उसमें बात कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सवाल इस टाइप के आने चाहिए। और लास्ट ईयर पूछा भी गया था एक सवाल, ये झूला झूलते लड़की अचानक खड़ी हो जाए, और ये सवाल मैंने लास्ट ईयर मैंने बताया भी था मेरे नोट्स में, ठीक है। मेरी जो जो मतलब मैंने पढ़ाया, तब ये सवाल बताया भी था, और ऐसा कैसा सवाल पूछ लिया गया था, ठीक है। चलिए, और भी सवाल है बहुत सारे, बढ़ते आगे। बस ध्यान ये रखना है कि भाई एल और जी में से कुछ भी बदल रहा है, नहीं बदल रहा, ठीक है। नेक्स्ट अभी केस करेंगे जिसमें जी बदलेगा, ठीक है, जी बदलेगा। जी मतलब इफेक्टिव, जो मतलब उसको माध्य स्थिति को खींचने वाला बल क्या था, पहले कुछ गुरुत्वाकर्षण बल ही था, अब हम कुछ एक्स्ट्रा फोर्स और लगाएंगे, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट,
आवर्तकाल पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है जब आपको एक दूसरी कंडीशन दी हुई है। पहले अपन ने 3-4 शर्तें पढ़ ली कंडीशन। अब देखते हैं नेक्स्ट कि यदि सरल लोलक को धन आवेश दिया जाए तथा नीचे पहली कंडीशन तो है कि ऋण आवेशित जो प्लेट है वो लगा दी जाए या फिर धन आवेशित प्लेट लगा दी जाए। कहने का मतलब यह है कि एक सिंपल पेंडुलम में बंधा हुआ है, उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज दे दे, ठीक है, उसको पॉजिटिव चार्ज दे दे, ठीक है। अब पहली कंडीशन में तो अपन क्या करेंगे, इसके नीचे अपन ने ऐसी जो लगाई प्लेट है, ऐसी प्लेट लगाई है जिसपे चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज प्लेट, नेगेटिव चार्ज प्लेट, ठीक है। ये लगाई अपने नेगेटिव चार्ज प्लेट, यहां लगाई अपन ने पॉजिटिव चार्ज प्लेट, पॉजिटिव चार्ज प्लेट, ठीक, बात क्लियर। नेगेटिव चार्ज प्लेट और पॉजिटिव चार्ज प्लेट। पहले इस कंडीशन में देखेंगे। देखो आपको पता है कि भाई 2 पाई टी इक्वल क्या होता है, 2 पाई रूट ऑफ एल जी। अब इस एल में तो कोई चेंज हो नहीं रहा, लेकिन चूंकि ये चार्ज है, आवेश लगा हुआ है, तो आपको पता है कि भाई, हालांकि अभी अपन ने विद्युत वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, जब पढ़ोगे तब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन एक नॉर्मली इतना तो पता ही है कि भाई 12th पास करके आए हो तो कि भाई ये धन आवेश है, ये क्या ऋण आवेश है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इनके मध्य क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा, ठीक है। आकर्षण होगा मतलब क्या होगा कि ये जो प्लेट है ये इसको क्या करेगी, नीचे खींचेगी, प्लेट इसको क्या करेगी, नीचे खींचेगी, ठीक है। यानी कि एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, Fe, विद्युत बल लगेगा, क्या लगेगा, विद्युत बल लगेगा नीचे की ओर खींचने वाला, ठीक। तो अब देखो पहले नीचे की ओर बल लग रहा था Fg, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण था Fg, उसके अलावा अब एक और बल आ गया साथ में Fe, ये भी हमेशा नीचे की ओर लगेगा, भले किसी भी कंडीशन में देखो ये Fe भी हमेशा नीचे की ओर लगेगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव जहां भी जाएगा नीचे खींचेगा। तो पहले फोर्स ओनली फॉर क्या था, Fg था, माध्य स्थिति की ओर लाने वाला, मीन पोजीशन की ओर लाने वाला फोर्स कौन सा था, Fg। अब Fe और साथ जुड़ गया, Fe यानी कि विद्युत वाला, ठीक, Fg। तो साफ बात है, फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, नीचे की ओर लगने वाला फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब नीचे की ओर लगने वाला फोर्स बढ़ रहा है, तो साफ बात है फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा, तो यानी कि जी इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि पहले तो जी इफेक्टिव कौन सा था, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के कारण वो, अब इसके कारण जो विद्युत बल है, इसके कारण भी कुछ एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, इस फोर्स के कारण भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा, तो नीचे की तरफ टोटल जो जी इफेक्टिव इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये जी इफेक्टिव है मान वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जी का मान बढ़ेगा, जी का मान बढ़ेगा तो टी का मान क्या हो जाएगा, घटेगा, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, टी घट जाएगा, टी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बात क्लियर, टी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, बात समझ गए, ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई जी इफेक्टिव का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ और एक्सीलरेशन त्वरण ऐड हो जाएगा, कुछ और एक्सीलरेशन या त्वरण बोले तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, वो ऐड होगा तो जी इफेक्टिव बढ़ेगा। अब नीचे वाला बढ़ेगा तो साफ बात ऊपर वाले को क्या, इसको क्या करना पड़ेगा, घटना पड़ेगा, समझ गए, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई धन आवेशित प्लेट हो, पॉजिटिव चार्ज प्लेट, तो इस केस में क्या होगा, इनके बीच में रिपल्सन होगा, यानी कि प्रतिकर्षण, ये प्लेट है, ये क्या करेगी, इसको धक्का देगी, प्लेट धक्का देगी। अब जो ये विद्युत वाला फोर्स है Fe, वो क्या लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, क्या लगेगा, ऊपर की ओर। अब जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो फोर्स है Mg, वो लग रहा है नीचे की ओर, ठीक। तो एक्चुअली Fe क्या करेगा, इस Fg को घटाएगा, मतलब इसको, इसके इफेक्ट को करेगा कम, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का कारण जो बल लग रहा है उसको करेगा कम, तो बल को करेगा कम, तो इसका मतलब साफ बात है जो इसका जो एक्सीलरेशन है जी इफेक्टिव, ठीक है, वो भी क्या होगा, जी माइनस कुछ समथिंग हो जाएगा, तो जी इफेक्टिव क्या होगा, जी इफेक्टिव घटेगा, जी इफेक्टिव क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अब जी इफेक्टिव घटेगा तो आपको पता है टी जो है 1/रूट ऑफ जी इफेक्टिव, तो जी इफेक्टिव इसकी वैल्यू क्या होगी, घटेगी, तो साहब टी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बात क्लियर, ठीक है, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लॉजिक समझ में आया,
कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। मतलब ये एफ जी और एफ ई यहां पे फोर्स बढ़ रहा था, तो साफ बात है जो एक्सीलरेशन होगा वो भी बढ़ेगा, और चूंकि एक्सीलरेशन बढ़ेगा तो टी को घटना पड़ेगा। यहाँ पे फोर्स में क्या आ रही है, फोर्स घट रहा है, फोर्स घट रहा है, तो जो इसका एक्सीलरेशन है जी इफेक्टिव वो भी क्या करेगा, घटेगा। अब वो घटेगा तो साफ बात टी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। बात क्लियर। चलिए, तो था ना मजेदार, ठीक है। ये किस किस को समझ में आया एक बार मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो नेक्स्ट बहुत ही मजेदार है सवाल, ठीक है। देखिए ये क्या बोल रहा है कि एक लिफ्ट की छत से एक सरल लोलक बंधा हुआ है। एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, ठीक है, ये लिफ्ट है, इसकी जो छत है वहां से एक सिंपल पेंडुलम क्या बंधा हुआ है, ठीक। आपको आवर्तकाल पर, टाइम पीरियड पर इफेक्ट क्या होने वाला है वो ज्ञात करना है। फर्स्ट कंडीशन है यदि लिफ्ट नियत त्वरण यानी कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए, नियत त्वरण यानी कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए से ऊपर जा रही है, ठीक है। ये एक्सीलरेशन ए क्या नियत है, कांस्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक्सीलरेशन कम है यहाँ पे ज्यादा वगैरह, ठीक है, नियत वाली बात हो रही है। दूसरी केस ये कि यदि लिफ्ट नियत त्वरण कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए से नीचे आ रही है, तो दोनों ही केस में आवर्तकाल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो सिंपल सी बात, हमेशा इसके ऊपर लिफ्ट में भाई, लिफ्ट ऊपर जाओ नीचे जाओ, एक फोर्स लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, उसका जी तो रह गई, ठीक है, उसका जी तो रह गई। लेकिन ये जो यदि लिफ्ट यदि ये एक्सीलरेशन ऊपर जा रही है तो एक्चुअली इसको क्या फील होगा, इसको एक और फोर्स लगेगा नीचे की ओर, ठीक है, और इसका एक्सीलरेशन इसको नीचे की ओर फील होगा, समझ गए। यानी कि इसको टोटल क्या फील होगा, एक्सीलरेशन जी प्लस ए, टोटल एक्सीलरेशन जी प्लस ए फील होगा। अब इसको मैं बताता हूं आपको कैसे। ये जैसे कि आपने पढ़ा होगा एक सापेक्षिक गति, ठीक है, बोलो तो रिलेटिव मोशन टाइप पढ़ा है ना। मतलब इसके सापेक्ष देखोगे, इस लिफ्ट में खड़ा हुआ आदमी देखेगा तो उसको लगेगा कि नीचे की ओर फोर्स लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं, ठीक। आप एक काम करो कि आपने भी फील किया भी होगा, कोई भी भार अपने सर के ऊपर रखो, ठीक है, सर के ऊपर रखो और उसको लेकर कुछ सीढ़ी या कूदो या जंप ले लो, ठीक है, जंप ले लो ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जंप ले लो। ऊपर की तरफ जंप लोगे तो आपको लगेगा भार बहुत ज्यादा फील होगा, उसका वेट मास है वो बहुत ज्यादा फील होगा। लेकिन जैसे ही आप ऐसे नीचे कूद रहे हो, ठीक है, ऊपर रख के नीचे कूद रहे हो तो आपको वेट कम फील होगा। जैसे कि फील किया है कूद में जाना, हाँ, ऐसा नहीं कि सबने बोला था फील करने के लिए तो छत पे जाके कुछ लेके कूद जाओ, कूद मत जाना। एक्चुअली में जब ऐसा हमेशा आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा या नहीं हो तो घर पे, मतलब जो अपने घर पे जो सीढ़ियां है जो छत पे जाती है, सभी के घर पे मोस्टली होगी, ठीक है। तो कुछ भी बोरा उठा लो, ठीक है, जिसमें वेट हो, मतलब कितना 15-20 किलो के आसपास, तो आपको फील हो अच्छा, फिर उसी को लेके आप ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ोगे तो आपको वेट ज्यादा फील होगा, यानी कि मास, यानी कि कुल जो भार है आपको ज्यादा फील होगा। क्यों ज्यादा फील क्यों होगा, क्योंकि आपके ऊपर ज्यादा बल लग रहा है, नीचे की तरफ ज्यादा बल क्यों लग रहा है, क्योंकि आप ऊपर जा रहे हो इसलिए। जी नहीं होगे तो जी तो लगना ही है, एम जी वो तो लगना ही है, उसके अलावा एम इंटू ए और आ जाएगा। जिस स्पीड से आप जाओगे, जितना स्पीड से जाओगे उतना ज्यादा बल आपको फील होगा। यही आप एक काम करो, फिर से नीचे आओ, जब नीचे आओगे तो एक्चुअली में वो जी तो लगना ही है नीचे की तरफ, लेकिन ये जो नीचे आ रहा है वो इसको उल्टा रिवर्स होकर लग जाएगा, यानी जी माइनस ए हो जाएगा, जी माइनस ए, ठीक है। यानी कि जो इफेक्टिव आपके ऊपर जो मास है वो जब नीचे आओगे तो लगेगा कि भाई ये हल्का है, ऐसे आपको हल्का फील होगा। देख लेना, ये आप ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है, ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हो, आप समझ जाओगे, ठीक है ना। तो आप ऊपर जाओगे तो आपको फील जो वेट है बाहर और ज्यादा फील होगा, नीचे आओगे तो नीचे की तरफ आ रहे हो तो बाहर कम फील होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही केस में जी तो लग ही रहा है, लेकिन जब आप ऊपर जाओगे तो ये आपके इस एक्सीलरेशन के कारण आपको नीचे की तरफ फोर्स फील होगा, और अब यदि नीचे आ रहे हो तो ये फिर जी माइनस ए हो जाएगा, यानी कि ये आपके एक तरीके से ऊपर की तरफ वाला फोर्स फील करवाएगा, इसलिए ये जी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, जी माइनस ए हो जाएगा। बात क्लियर, ठीक है। तो जब ऊपर जाओगे तो आपका जो जी इफेक्टिव है, जी इफेक्टिव वो क्या हो जाएगा,
बढ़ेगा, और जी इफेक्टिव बढ़ेगा तो साफ बात है टाइम पीरियड क्या होगा, घटेगा, टाइम पीरियड घटेगा। इस केस में जी इफेक्टिव क्या हो रहा है, घट रहा है, जी इफेक्टिव क्या हो रहा है, घट रहा है, साफ बात है टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा मैकेनिक्स वाला पार्ट है, अगर हम मैकेनिक्स पढ़ते तो इसको बहुत अच्छे से समझ सकते थे। ठीक है, फिर भी बस इतना ध्यान रखना कि ये जब आप ऊपर जाओगे तो ऐसे मतलब जी प्लस ये हो जाएगा, ऐसा कुछ एग्जांपल आ भी जाए तो ध्यान रख लेना। ठीक है, पूरी मैकेनिक्स तो आपको समझाते बैठ नहीं सकता, ठीक है, बहुत सारे चीजें है इसमें भी। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखना, बात क्लियर। चलिए अब एक बात और, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लिख लो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो जमीन होती है ना, अर्थ, ठीक है, अर्थ, ये है अर्थ, ये है पूरी अर्थ है, ठीक है, अपनी जो पृथ्वी है, तो जी का मान सबसे ज्यादा यहां होता है, जी का मान सबसे ज्यादा कहां होता है, पृथ्वी की जो सतह होती है ना, सरफेस, वहां पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है। आप जमीन से जितना ऊपर जाओगे, ऊपर जाओ या जमीन के अंदर जाओ, नीचे जाओ, फिर उसके बाद जी का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। जमीन के, ये लिख लेना, जमीन के अंदर जाओ या नीचे जाओ, सॉरी ऊपर जाओ या नीचे जाओ, जी का मान घटता है। मैक्सिमम कहां होता है, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर, सरफेस पर जी का मान मैक्सिमम होता है, बाकी दूसरी जगह जाओगे तो जी का मान घटेगा। तो साहब जी घटेगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समझ गए, जी घटेगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं कि भाई कोई ये जो सिंपल पेंडुलम है, इसको यदि जो जमीन है, जमीन में लेके चला जाए, मतलब बिल्कुल मतलब गहरा गड्ढा, बहुत गहरा, 1 किलोमीटर की गहरा गड्ढा, उसमें लेके जाए तो आवर्तकाल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो टाइम पीरियड क्या होगा, घटेगा। अब टाइम पीरियड, सॉरी, जी क्या होगा, घटेगा, जी घटेगा तो क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा। जी हमेशा मैक्सिमम कहां होगा, सिर्फ सिर्फ यहां होता है मैक्सिमम जी, यहाँ पर, बाकी आप जमीन से ऊपर जाओगे तब भी जी का मान घटता है, और नीचे जाते हो तब भी जी का मान घटता है, तो ऑटोमेटिकली टी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ गए, बात क्लियर। ठीक है, तो ये पॉइंट के रूप में लिख लेना, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी के हिसाब से, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि जी का मान मैक्सिमम कहां होता है, सरफेस पर, सतह पर जी का मान अधिकतम होता है। यदि ऊपर जाओगे तो भी जी का मान घटेगा, नीचे जाओगे तो भी जी का मान घटेगा, जी घटेगा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। बात क्लियर। चलिए अब देखिए आज की आखिरी स्लाइड, ये भी बहुत मस्त है, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, हालांकि अभी तक 11 स्टैंडर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। ठीक है, आपको पता है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी होता है। ठीक, अब कभी कभी ऐसा सवाल पूछ लेते हैं कि एल व जी में प्रतिशत बदलाव, परसेंटेज चेंज आपको दे देते हैं, ठीक है, तो आपको टी में टाइम पीरियड में कुल कितना परसेंटेज चेंज होता है वो आपको निकालना होता है। ठीक है, आपसे पूछ लेंगे कि भाई जो एल है, लेंथ में इतना प्रतिशत बदलाव हुआ, कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो बताइए टाइम पीरियड में कितना प्रतिशत बदलाव होगा। ठीक है, ऐसा कुछ सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके लिए फॉर्मूला है डेल्टा टी प्रतिशत, यानी कि मतलब टी का परसेंटेज में बदलाव बराबर 1/2 इंटू एल का परसेंटेज में बदलाव माइनस 1/2 जी का परसेंट, इस सब किसमें परसेंटेज में लिखे हुए हैं, ये भी परसेंटेज में। ठीक है, ये एक्चुअली इसको अपन डेरिवेशन करके निकाल सकते हैं, क्योंकि बड़ी बात नहीं है फॉर्मूला लाना, ठीक है, लेकिन अभी कोई डेरिवेशन करने का काम नहीं है, इसको आप याद रख लेना। ठीक है, ये एक्चुअली मैं बताता हूँ होता क्या है, ये एक्चुअली ये रूट है ना, रूट का मतलब होता है घात 1/2, तो इसीलिए ये घात है 1/2, ये आइए आगे आइए, ठीक है, ध्यान रखना से। और ये एल है तो एल ऊपर रह जाएगा, जी नीचे वाला है ना, नीचे वाला हमेशा आता है तो हमेशा माइनस निशान आता है, ठीक है, ऐसे होता है। ठीक, जब आप डेरिवेशन करोगे तो ये चीजें सामने आती है, डेरिवेशन करते ये आता है भाई 1/2 घात, 1/2 घात आगे आ जाएगी, फिर ऐसे कुछ चीजें होती है। ठीक, तो 1/2 डेल्टा एल प्रतिशत माइनस डेल्टा जी प्रतिशत, क्योंकि जी भाग में था इसलिए माइनस आ गया। ठीक है, अभी आपको इनको यदि बदलाव यदि पॉजिटिव चेंज हुआ है, यानी कि मामला बड़ा है, तो इनकी वैल्यू को लिखना है किसमें, पॉजिटिव में। ठीक है, और यदि नेगेटिव चेंज हुआ है तो इनको लिखना है किसमें, नेगेटिव में। बात क्लियर। ठीक है, अब देखो, अब सिंपल सी बात है, अब एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि यदि सरल लोलक, सिंपल जो पेंडुलम है, उसकी लेंथ कितनी है, 10 है, 10 मीटर है, 10 मीटर से ये 10.2 हो गया, 10.2 हो गया, तो आपको क्या करना, आवर्त काल में चेंज करना है, टाइम पीरियड में क्या चेंज होगा। ठीक है, तो साफ बात है, ये 10 से 10.2 हुआ ना, ठीक है, तो चेंज कितना हुआ है, 0.2,
0.2 का चेंज हुआ, तो जो परसेंटेज चेंज है डेल्टा एल प्रतिशत वो कैसे निकालोगे भाई? चेंज कितना हुआ है 10.2 माइनस 10, चेंज इतना हुआ बटा 10 इंटू 100, ये निकालोगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया 0.2 बाई 10 इंटू 100, यानी कि क्या हुआ 2%। कितना आ गया 2%। ठीक है, अब ये डेल्टा एल 2% आया तो साहब डेल्टा टी कितना हो जाएगा t%। दो कैसा आएगा पॉजिटिव में, क्यों? क्योंकि बढ़ रहा है मामला, मामला क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 1/2 इंटू ये 2%। ठीक है, तो दो कैंसिल, टी में कितना चेंज होगा 1%। ठीक है, क्योंकि जी वाला में कोई चेंज हो नहीं रहा तो इसमें चेंज 0 रख दोगे, इसमें क्या रख दोगे 0। बात क्लियर? यही सवाल अगर ऐसे पूछ लेते कि भाई 10 से कितना हो गया 9.8 हो गया, 9.8 हो गया। ठीक है, तो देखो भाई इसमें तो क्या हुआ, इसमें एल बढ़ा है, 10 से 10.2 हुआ है, तो साफ बात है ये टी भी किस में आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, यदि ये 10 से 9.8 होता तो फिर ये 9.8 माइनस 10, 9.8 बहुत बार आपको डायरेक्टली परसेंटेज भी दे दे, यहाँ पे आपको परसेंटेज फॉर्म में नहीं देके संख्या दी हुई जिसके आपको परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, वो किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मेन वैल्यू क्या है, जो स्टार्टिंग वैल्यू की उसकी रेस्पेक्ट में हमेशा अपन परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे कि जो होता है उसको नीचे रखते हैं, फिर जो ये भाई परसेंटेज निकालने का क्या होता है तरीका, कि एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन एक्स इनिशियल, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। ये भाई जो फाइनल वैल्यू होती है माइनस जो इनिशियल वैल्यू होती है बटा इनिशियल वैल्यू, ये हमेशा होता है तरीका इनटू 100, तो वो निकल के आ जाता है परसेंटेज। ठीक है, कितना चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज ज्ञात करने का तरीका ये होता है। ठीक, तो यदि ये 9.8 होता तो एक्चुअली में ये माइनस 0.2 आता और ये आता -2%, -2%। और यहाँ आपको आप इसको क्या लिखते हैं -2% परसेंटेज लिखते हैं, तो आखिर में क्या होता है -1% आता आंसर। क्यों? क्योंकि साफ बात है लेंथ घटी है, 10 से 9.8 हुआ है, तो टाइम पीरियड भी घटेगा, कितना घटेगा 1% घटेगा। माइनस का मतलब ये है कि वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और इस वाले केस में क्या 1% बढ़ रहा है। बात क्लियर, समझ गए? हाँ, यहाँ पे ये अपने न्यूमेरिकल होते हैं समाप्त, और ये क्लास भी होती है समाप्त। मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको सारे बता दिए। ठीक है, अब आपके लिए एररलेस खुली पड़ी है, कोई भी किताब हो उठा लो। ठीक है, जो चीजें मैंने बताई है, जितना पढ़ाया उसके हिसाब से जो चीजें हो रही है उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।